हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमने 2 वीडियो लेक्चर पहले बनाए थे। पहले वीडियो लेक्चर पे हमने फोकस किया था ट्रांसपोर्टेशन पर, दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने फोकस किया था वेयर हाउसिंग पर। अब इस तीसरे वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं, खासकर इन्वेंट्री कंट्रोल और जो बाकी बच गए एंड अदर्स, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वो दोनों वीडियो लेक्चर जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से क्लिक करके आप उन वीडियो लेक्चर को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने अब तक 2 वीडियो लेक्चर बनाए हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर, जिसे एरिया ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। आज हम मेन डिस्कस करेंगे जो इन्वेंट्री कंट्रोल और अदर्स हैं, उनके ऊपर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री कंट्रोल। देखिए, इन्वेंट्री कंट्रोल है क्या? ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उसी तरीके से जो इन्वेंट्री है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री कंट्रोल है क्या? पहले तो देखिए ये डिस्कस करते हैं कि इन्वेंट्री क्या है। देखिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो गुड्स एक कंपनी होल्ड करती है वो वास्तव में कहलाती है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री कंट्रोल, क्योंकि इन्वेंट्री जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एक कंपनी के लिए, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या किया जाता है? देखिए, इन्वेंट्री कंट्रोल में वो सारी एक्टिविटी आती है जिससे कि जो रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स है, उसको इस तरीके से स्टोर करके रखा जाता है कि जिससे कि जो उससे होने वाले जो नुकसान है, डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स है, उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। जैसे पिलफ्रेज, यानी कि माल की उठाई हो गया, लोग माल को उठा ले जाते हैं। लीकेज हो गया, यानी कि किसी तरीके से रॉ मटेरियल लीक नहीं करना चाहिए। थेफ्ट हो गया, यानी कि चोरी हो गई। एम्बेजलमेंट हो गया, यानी कि उसका कोई गबन वगैरह ना करे। फ्रॉड हो गया। इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे बचने के लिए जो है प्रॉपर एक इन्वेंट्री कंट्रोल होना जरूरी है। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो इन्वेंट्री कंट्रोल है ये हमें इंश्योर करता है कि कंपनी के पास जो है गुड्स जो है वो सफिशिएंट स्टॉक बना रहेगा, ताकि कभी भी जो स्टॉक आउट की प्रॉब्लम है वो ना फेस करनी पड़े। अब स्टॉक आउट की प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, स्टॉक आउट की प्रॉब्लम होती है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर कंपनी के पास जो है स्टॉक बिल्कुल भी नहीं होता। वो कोई भी हो सकता है। कई बार रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हो सकती है कि रॉ मटेरियल नहीं हो, और कई बार हो सकता है कि फिनिश गुड्स ना हो। दोनों ही कंपनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, अगर रॉ मटेरियल टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो नेचुरल बात है कोई भी जो लेबर्स हैं वो तो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो इसलिए कंपनी का जो काम है वो वहीं के वहीं रुक जाएगा, मशीनें बंद हो जाएंगी, जो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हमें तो लेबर को पेमेंट करनी ही करनी है, चाहे प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर फिनिश गुड्स का स्टॉक आउट हो जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर हम कस्टमर के जो ऑर्डर है वो टाइमली पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि स्टॉक आउट जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक कंपनी के लिए, और उससे बचना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्पेशल मदद करता है। अब क्या क्या आता है इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर? देखिए, इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर जो है जो हमारे इन्वेंट्री होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, इनकी उसकी छटनी की जाती है, उनकी कैटेगरी बनाई जाती है। इसके अलावा उनका कोडिफिकेशन किया जाता है, इनकी डिफरेंट इन्वेंट्री को अलग अलग कोड दिए जाते हैं। इसके अलावा बिन कार्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, यानी कि गुड्स जो इन और आउट हो रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा स्टोर्स के लेजर मेंटेन किए जाते हैं, और एक तरीके इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो स्टॉक का फ्लो है वो प्रॉपर वे में बना रहे। अब स्टॉक के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको भी डिफाइन किया जाता है, जैसे मिनिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है, डेंजर लेवल क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कंपनी के लिए। अब जो मिनिमम लेवल है, इनकी इतना तो स्टॉक हमारे पास होना ही होना चाहिए। मैक्सिमम लेवल, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। रीऑर्डर लेवल, यानी कि अगर रॉ मटेरियल की जो नीड है वो इतनी पे हो गई, यानी कि रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो इस लेवल पे आ गया, तो हम जो है अगेन परचेज के लिए जो है ऑर्डर कर देंगे। डेंजर लेवल, यानी कि इस लेवल पे आ गया कि अब कभी भी रॉ मटेरियल खत्म हो सकता है। तो वो जो अलग अलग कंपनी है वो अपने हिसाब से इनको डिफाइन करती हैं। इसके अलावा जो मटेरियल का परचेज़ किया जाता है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि जो सप्लायर चूज़ किया जाए वो बहुत सोच समझ के चूज़ किया जाए, उसके बारे में अच्छी तरह से छानबीन की जाए, फिर उसके बाद ही सप्लायर को चूज़ किया जाए। तो इसलिए जो मटेरियल परचेज़ है उसको करते वक्त भी जो परचेज़ मैनेजर है उसे कई बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। स्पेशली तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो ऑर्डर की क्वांटिटी है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, यानी कि उपयुक्त होनी चाहिए। उपयुक्त से मतलब ये है कि उसकी जो ऑर्डर की जो कॉस्ट है, इनकी जो कैरिंग कॉस्ट है मटेरियल की या ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो कम से कम आए। इसके अलावा जो है कंपनियां क्या करती हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो स्पेशल बहुत ही हाई वैल्यू के गुड्स होते हैं उनके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाए, कि जो बहुत वैल्यू हाई रखते हैं उनके ऊपर बड़ा ध्यान रखा जाए कि कहीं उसकी चोरी ना हो। और जो
जो मॉडरेट टाइप के हैं, इनकी जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, रूटीन के हैं, उनके ऊपर जो कंट्रोल है वो मीडियम रखा जाता है, और जो कि लो वैल्यू की गुड्स होती हैं उनके ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत ही कम रखा जाता है। इसके लिए जो जनरली कंपनियां क्या करती हैं, ABC सिस्टम को अपनाती हैं। ABC का मतलब है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो इस तरीके से जो है उसको फॉलो किया जाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल को प्रोसेस किया जाता है। देखिए आजकल जो है टाइम के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, और मॉडर्नाइजेशन के साथ इन्वेंट्री कंट्रोल में भी नई नई टेक्निक्स, नए नए वेज आ रहे हैं। आजकल जो कंपनी है वो जस्ट इन टाइम सिस्टम को अपनाने लगी हैं। अब ये जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का? इसके अंदर जो बायर होता है वो रॉ मटेरियल को पहले से एडवांस में बाय करके नहीं रखता, बल्कि जैसे ही उसकी नीड होती है उसी टाइम वो ऑर्डर देता है, और उसी टाइम जो है जो रॉ मटेरियल है उस कंपनी में आता है, यानी कि वो एडवांस में उसको स्टॉक करके नहीं रखता। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे बायर कंपनी के लिए फ़ायदा ये होता है कि जो इन्वेंट्री की जो कैरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और इससे जो टर्नओवर है वो आसानी से बढ़ जाता है। वन ऑफ द फेमस कंपनी टोयोटा जो है वो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को यूज़ करती है, जिससे कि उसको फ़ायदा हो गया कि वो जो अपने कंपटीटर है, खासकर जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं जो कि उनसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी, वो आज उनकी जो कंपटीशन में उनके सामना कर पा रही है। एक वन ऑफ द न्यू टेक्निक जो आजकल फेमस हो रही है इन्वेंट्री कंट्रोल में, वो है EDI सिस्टम। व्हाट इज़ EDI सिस्टम? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज में क्या होता है, इसमें देखिए एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, जिससे क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड होता है, जिससे कि डाटा को एक दूसरे को शेयर या ट्रांसफ़र आसानी से किया जा सकता है। EDI सिस्टम के थ्रू क्या किया जाता है कि जो भी सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, कस्टमर्स हैं, या जो एंसिलरी यूनिट्स हैं, उनको कनेक्ट कर दिया जाता है। अब उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास ऑर्डर आ रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबके पास जाएगी, हमारे पास कितना मटेरियल बचा, कितना मटेरियल शॉर्टेज है, तो जिससे क्या है कि एक दूसरे को सप्लाई करने में बहुत जल्दी हेल्प हो जाती है। तो ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे कि जो प्रोसेसिंग है या डॉक्यूमेंटेशंस है या मटेरियल की जो डिलीवरी है वो बहुत टाइमली हो जाती है, या जो कंपोनेंट्स चाहिए, जो हमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए इनसे यूनिट से, वो आसानी से मिल जाते हैं, और कस्टमर को भी हम जो गुड्स हैं वो टाइमली डिलीवर कर देते हैं। ये सिस्टम बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ना केवल इनके बीच में हेल्प करता है, बल्कि अगर मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केटिंग में कर रहे हैं तो हमें क्लियरेंस चाहिए होती है, तो इसको क्लियरेंस करने में भी जो है क्लियरेंस अथॉरिटी से इसको आसानी से जल्दी से क्लियरेंस मिल जाती है। तो आजकल जो EDI सिस्टम है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि जो इन्वेंट्री में जो कॉस्ट है वो नेचुरली कम आने लगी है, और जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होने लगा है। वन ऑफ द फेमस कंपनी वॉलमार्ट, जो USA की मानी हुई कंपनी है, वो जो है EDI सिस्टम को यूज़ करती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल का फ़ायदा क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एडवांटेज है, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो एडवांटेज आती है वो आती है अनइंटरप्टेड सप्लाई। देखिए इन्वेंट्री कंट्रोल अगर प्रॉपर होगा तो उससे जो गुड्स की सप्लाई है वो रेगुलर रहेगी। मार्केट में जो हम दोनों तरीके से इनकी रॉ मटेरियल भी हमारे पास अनइंटरप्टेड आएगा, और जो फिनिश गुड्स है वो भी कस्टमर तक जो है बहुत अनइंटरप्टेड, इनकी किसी बाधा के जो है मार्केट में आसानी से पहुंचाया जाएगा, जिससे नेचुरली बात है कंपनी की जो गुडविल है वो बढ़ेगी। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज़ सफिशिएंट स्टॉक। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जो स्टॉक आउट प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए जो कंपनी है इन्वेंट्री कंट्रोल के द्वारा अपने पास एक सफिशिएंट स्टॉक रख सकती है, जिससे कि वो दोनों तरह की प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो सकती है, कि एक्सेसिव स्टॉक से भी अपने आप को बचा सकती है और स्टॉक आउट की प्रॉब्लम से भी अपने आप को बचा सकती है, जिससे कि कंपनी जो है कभी भी इस टाइप में प्रॉब्लम में नहीं आती कि वो कस्टमर के ऑर्डर जो है वो टाइमली सप्लाई ना कर पाए, उनको पूरा ना कर पाए। तीसरा जो आता है दैट इज़ रिड्यूस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। देखिए जो इन्वेंट्री कंट्रोल है वो हमें हेल्प करता है जो स्टॉक की कैरिंग कॉस्ट है उसको यूज़ करने में, यानी कि कम करने में, मिनिमाइज़ करने में। क्योंकि हम इन्वेंट्री कंट्रोल के द्वारा प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करते हैं, जिससे कि जो कॉस्ट है वो नेचुरल बात है कम से कम आती है, क्योंकि जो हमारा फंड्स है इन्वेंट्री के अंदर वो कम से कम ब्लॉक होता है, और कम से कम ब्लॉक होने से जो हमारी कॉस्ट होती है वो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी कम होती है। उसका इम्पैक्ट ये आता है कि उससे हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो भी कम होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज़ एलिमिनेटिंग वेस्टेजेस। देखिए इन्वेंट्री कंट्रोल का एक मकसद होता है कि जो भी वेस्टेजेस हैं उनको कम से कम किया जाए या मिनिमाइज़ किया जाए। अब ये वेस्टेजेस कई लेवल पे आती हैं, खासकर जब गुड्स को हम रिसीव करते हैं उस टाइम में भी वेस्टेजेस आती हैं। इसके अलावा जब हम गुड्स को स्टोर करते हैं उस टाइम में भी ये आती हैं। तो इन सब पे जो है कोशिश की जाती है कि जो हम वेस्टेजेस है वो कम से कम हो, ताकि हम गुड क्वालिटी का जो मटेरियल है वो लो से लो कॉस्ट पे परचेज़ करें। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है EOQ
मेथड का, टेक्निक का हम यूज़ करते हैं जिससे कि हम ऑप्टिमम ऑर्डर दें, जिससे कि जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम आती है। इसके अलावा और भी जो प्रॉपर वे में हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारी की जो वेस्टेजेस है उनको हम रोका जा सकता है, जैसे पिलफरेज, माल की उठाई हो गई, थेफ्ट, चोरी हो गई, या फ्रॉड, जो हमारा एक तरीके से गबन वगैरह हो गया, या लीकेजेस हो गया, या माल का जो ख़राब हो जाना है, इन सारी प्रॉब्लम्स को हम आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है रेगुलर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए ये इंश्योर करता है कि जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो रेगुलर रहे, खासकर सप्लायर के पास, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पास, इन्वेंट्री मैनेजर्स के पास, जो कस्टमर्स हैं उनके पास। अब ये जो सारे हैं ना, ये खासकर इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, ये पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। अब क्योंकि इनके बीच की जो कनेक्टिविटी इतनी आसानी से नहीं रहती, लेकिन इन्वेंट्री कंट्रोल के द्वारा, खासकर स्पेशली ईडीआई सिस्टम के द्वारा जो है हम आसानी से जो है इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे को दे सकते हैं, और जिसका ये फ़ायदा ये होता है कि वो आसानी से प्रॉपर टाइम पे जो है डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है, दैट इज इफेक्टिव मटेरियल रिपोर्टिंग सिस्टम। देखिए जो इन्वेंट्री कंट्रोल है वो इफेक्टिव मटेरियल रिपोर्टिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि मटेरियल मैनेजमेंट में अगर कोई कमी पेशी है, कोई भी दिक्कतें हैं, तो उसको हम टाइमली जज कर सकते हैं और टाइमली जो है हम उसको करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ना बढ़े। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ज़्यादा कंट्रोल किया जाए। इसलिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के थ्रू जो इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्वेंट्री आइटम्स होती है उनके ऊपर तो ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, और जो मीडियम साइज़ की होती है उनके ऊपर जो है मीडियम कंट्रोल किया जाता है, और जो बिल्कुल लो वैल्यू की होती है उन पर जो है कम से कम जो है कंट्रोल रखा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे हमने अभी डिस्कस किया इन्वेंट्री कंट्रोल, एक और जो कंपोनेंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखिए ऑर्डर प्रोसेसिंग वास्तव में है क्या? ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब है, देखिए जब हम ऑर्डर रिसीव करते हैं, इसका मतलब है इसमें वो एक्टिविटीज़ आती हैं, ऑर्डर को रिसीव करना, ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है जो गुड्स है उसको एक तरीके से उसकी छटनी करना, या यूँ कहें कि उसकी सॉर्टिंग करना, यानी कि उस गुड्स को चूज़ करना कि वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, उसको इकट्ठा करें अपने डिफरेंट गोडाउन से, फिर उसको असेंबल करना डिस्पैच के लिए, यानी कि जब उसको डिस्पैच करना है, भेजना है कस्टमर के पास, तो उसको इकट्ठा करके उनको इकट्ठा किया जाए, और फिर उसकी पैकेजिंग की जाए, और फाइनली जो है गुड्स जो है कस्टमर को डिस्पैच कर दिया जाए। ये सारी जो एक्टिविटी है उसको मिलाकर कहा जाता है कि ये ऑर्डर प्रोसेसिंग है। देखिए ऑर्डर रिसीव होने के बीच से लेके ऑर्डर डिलीवर होने तक उसके बीच में एक टाइम गैप होता है, जिसे ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम कहते हैं। जहाँ तक हो सके ये टाइम जो है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ज़्यादा होगा तो उससे जो कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होगा। तो इसलिए हर एक बिजनेस यूनिट ये कोशिश करती है कि वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर यूज़ करे ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए, जिससे कि जो बायर है, जो कस्टमर है, वो आसानी से जस्टिफाई कर सके कि उसका जो ऑर्डर है, उसने जो ऑर्डर दिया हुआ है उसको पहुंचने में, उस तक रिसीव होने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए जो कंपनी है वो कंसिस्टेंसी रखती हैं, और खासकर जो कंपनियां अपने डिलीवरी टाइम में कंसिस्टेंसी रख पाती हैं, यानी कि अपनी जो डिलीवरी है वो टाइमली दे पाती हैं, उनके कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा होता है, और जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है रिपीटेड ऑर्डर मिलते हैं, और जो कस्टमर की लॉयल्टी है आपकी कंपनी के प्रति वो बढ़ती है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके ऊपर आजकल की जो एमएनसीज कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। नेक्स्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आता है, दैट इज हैंडलिंग ऑफ फिनिश गुड्स। इनकी जो फिनिश्ड गुड्स तैयार हो जाता है, इनकी गुड्स जो है प्रोडक्शन प्लांट से बन के बाहर आ जाता है, उसको किस तरीके से प्रॉपर हैंडल किया जाए। देखिए इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं जो प्रोडक्ट को है गुड्स के बनने के बाद, यानी कि जो प्रोडक्ट्स है वो गुड्स जो है एक प्रोडक्शन प्लांट को लीव करता है, मैन्युफैक्चरिंग वे को, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस को जब वहाँ से हटता है, वहाँ से निकलता है, से लेकर उसको जो है कस्टमर तक ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो भी बीच में जो एक्टिविटीज़ आती है, यानी कि जब तक उस गुड्स को कस्टमर तक ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता, डिलीवर नहीं किया जाता, उसके बीच में उस गुड्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, उसी को कहा जाता है मटेरियल हैंडलिंग। इसके अंदर देखिए कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे गुड्स की लोडिंग हो गई या अनलोडिंग, यानी कि गुड्स को उतारना चढ़ाना। इसके अलावा गुड्स की जो मूवमेंट है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, खासकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेके वेयर हाउस में, फिर वेयर हाउस से फिर क्या किया जाता है, उनको ट्रांसपोर्टेशन में लोड किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन से क्या किया जाता है, जो उनके जो चैनल मेंबर हैं, इनकी जो इंटरमीडिएटरी हैं, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। फिर उसके बाद जो है एंड यूज़र, यानी कि जो कस्टमर है, वहाँ तक गुड्स को पहुँचाया जाता है।
देखिए हैंडलिंग ऑफ गुड्स जो है जिसमें ये सारी एक्टिविटीज़ आती है, इनकी पहले जो है प्रोडक्शन प्लांट से जो है रेल्स या ट्रक के द्वारा जो है अपने वेयर हाउसेज में लिया जाता है, फिर उस वेयर हाउसेज के द्वारा जो है गुड्स को उनको पैक करके प्रॉपर ऑर्डर के हिसाब से फिर उनको शिपिंग किया जाता है, फिर वहाँ से शिपिंग से जो है उसके जो डॉक्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी पूरी की जाती हैं। तो ये सारी की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम एक तरीके से हैंडलिंग ऑफ फिनिश गुड्स कहते हैं। अब ये हैंडलिंग ऑफ फिनिश गुड्स के भी दो मेथड होते हैं, एक तो होता है देखिए मैनुअल मेथड और एक होता है मैकेनिकल मेथड। आजकल ये दोनों ही यूज़ होते हैं। अब मैनुअल मेथड में क्या होता है, देखिए मैनुअल मेथड में होता है कि जो गुड्स की मैनुअल हैंडलिंग होती है उसमें जो लेबर होता है इनकी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इनकी गुड्स की जो मूवमेंट होती है उसको लेबर करती है। लेकिन मैकेनिकल हैंडलिंग में क्या होता है, उसके अंदर जो है लिफ्ट्स का प्रयोग किया जाता है, क्रेन मशीन का यूज़ किया जाता है, अदर मशीनों का यूज़ किया जाता है। और आजकल तो देखिए फुल्ली ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग मशीन्स आ चुकी हैं जो कि कंप्यूटर से ऑपरेटेड होती हैं, इनके कंप्यूटर के द्वारा उनको ऑपरेट किया जाता है। और ये जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं सॉरी, ये हमें एक तरीके से एश्योर करती हैं कि गुड्स जो है वो बहुत ही आसानी से हैंडल हो जाएगा, और ख़ासकर जो इस पे जो इम्पैक्ट है कि बहुत सेफली गुड्स को हैंडल किया जाएगा, डैमेज फ्री वे में इसको हैंडल किया जाएगा। इससे जो है जो कंपनी की जो गुड्स को हैंडल करने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। यानी कि एक क्योंकि वो ऑटोमेटिक मशीनें हैं, वो थकती नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हैं, ज़्यादा लोड उठा सकती हैं। लेकिन साथ में एक दिक्कत ज़रूर आती है। वो दिक्कत क्या आती है कि इन मशीनों को इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, इनकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। और इसलिए जो एक कंपनी को बहुत ज़्यादा जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इसके अंदर, जो कि खासकर जो बड़े बड़े आकार के या भारी वजनदार जो गुड्स होते हैं उनके लिए जो है ये ऑटोमेटिक मशीनें या ऑटोमेटिकल हैंडलिंग जो है, इनकी मैकेनिकल हैंडलिंग जो है वो ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा कॉमन है। वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है दैट इज़ ऑर्डर साइज डिसीजन। जैसे इसका नाम बता रहा है कि इसमें कंपनी को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उसके जो गुड्स का ऑर्डर है, इनकी जो उसका ऑर्डर का साइज़ है वो किस तरीके का हो। देखिए ऑर्डर साइज बड़े ध्यान से डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि देखिए जो ऑर्डर की क्वांटिटी है अगर वो मिनिमम होगी, उसका जो साइज़ है वो मिनिमम रखा जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो गुड्स के जो ऑर्डर को रिसीव करने के और उसको हैंडल करने की जो कॉस्ट है वो नेचुरली बात है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर छोटी छोटी क्वांटिटी के ऑर्डर आपके पास आएंगे तो उन ऑर्डर को मैनेज करना, फिर उनको डिलीवर करना, डिलीवरिंग कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए ये बहुत बड़ा दिक्कत वे है। तो इसलिए खासकर जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है, फॉरेन ट्रेड है, उसमें यही ज़्यादातर कॉमन पॉपुलर पाया जाता है कि जो फुल कंटेनर होते हैं उनको जो है एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के रूप में ज़्यादा फेमस माना जाता है, जिससे कि आपकी जो गुड्स की जो हैंडलिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है वो बहुत ही कम आती है। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब मिनिमम ऑर्डर साइज़ आप डिसाइड करते हैं वो इतना ज़्यादा ना हो कि वो जो आपके जो चैनल मेंबर हैं, इनकी जो आपके इंटरमीडिएटरी हैं, चाहे वो फॉरेन सेलिंग एजेंट है या फॉरेन सेलिंग होलसेलर्स हैं या फिर जो कस्टमर्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, जिनको ये गुड्स की डिमांड है, अगर वो आप अपना मिनिमम ऑर्डर साइज़ जो है बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, इनकी उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, तो वो डीमोटिवेट होंगे, वो आपको ऑर्डर ही नहीं करेंगे, जिसका कंपनी की सेल पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। वन ऑफ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट आता है वो आता है पैकेजिंग डिसीजन। देखिए पैकेजिंग डिसीजन क्या है, देखिए प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, खासकर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। पहले जो है पैकेजिंग का जो मकसद होता था वो गुड्स को प्रोटेक्ट करना होता था, इनकी गुड्स जो है वो बिल्कुल सलामत रहे, सुरक्षित रहे, उसकी क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट ना आए। लेकिन आजकल जो पैकेजिंग है वो प्रमोशनल टूल के रूप में ज़्यादा यूज़ होने लगी। यानी कि आपकी गुड्स की जो पैकेजिंग है जो वो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा आपका जो प्रोडक्ट है वो आसानी से पॉपुलर होगा। और पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है, खासकर इंटरनेशनल मार्केटिंग में, खासकर प्रोडक्ट की हैंडलिंग के लिए। आपको जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं दूर दूर देशों में, उसके लिए गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो पैकेजिंग जो है कस्टमर को हेल्प करती है, खासकर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक जो मैन्युफैक्चरर है वो बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं उसको पैकेजिंग से रिलेटेड, जैसे पैकेजिंग का मटेरियल से रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं, पैकेजिंग का साइज क्या हो उससे रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं, पैकेजिंग से डिज़ाइन किस टाइप का हो जैसे पैकेजिंग का कलर क्या हो, उसके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन
दी जाए, इससे रिलेटेड हो गया, और पैकेजिंग की कॉस्ट है वो क्या आएगी, इससे रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं, इन सब के लिए बहुत सारे जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं। और पैकेजिंग डिसीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, खासकर इंटरनेशनल मार्केटिंग में। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो है गुड्स को ज़्यादा प्रोटेक्ट रखना पड़ता है, क्योंकि आपको दूर दराज इलाकों में, दूर दूर नेशंस में आपको गुड्स को भेजना पड़ता है, जहाँ पर गुड्स की जो लोडिंग अनलोडिंग बहुत ज़्यादा होती है। पहले आप लोकल व्हीकल से जो है पोर्ट्स तक ले जाते हैं, फिर पोर्ट से फिर शिप पे लोड करते हैं, फिर शिप से अनलोड करके वापस पोर्ट्स पे लाते हैं, फिर उनसे वहाँ के उधर नेशंस के जो लोकल व्हीकल्स हैं उनके द्वारा वहाँ के वेयर हाउसेज में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गुड्स को उठाया रखा जाता है, जिसलिए इसकी पैकेजिंग जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा आती है। और एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि डिफरेंट नेशंस में जो पैकेजिंग के नॉर्म्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। उन पैकेजिंग नॉर्म्स को बड़े ध्यान रखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही पैकेजिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि जो आपका गुड्स है वो एक्सेप्ट ही ना किया जाए उस पर्टिकुलर कंट्री में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट आता है दैट इज़ कस्टमर सर्विस एंड रिड्रेसल ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स। देखिए जो कस्टमर सर्विस है, तो कि कस्टमर जो है किसी भी कंपनी का जो वन ऑफ द गोल आइटम है, क्योंकि वही उसका आधार है, इसलिए कस्टमर की जो कंप्लेंट्स होती हैं, उसको जो सर्विसेज है चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो एक जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली गुड्स को बेचने से ही कंप्लीट नहीं हो जाती, उससे उम्मीद की जाती है कि वो कस्टमर को जो आफ्टर सेल सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करेगा, और जो भी कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं, चाहे वो वारंटी पीरियड के अंदर है या वारंटी पीरियड के बाद है, वो सारी उनकी कंप्लेंट्स को भी सॉर्ट आउट करेगा, उनको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज भी देगा। अब जहाँ तक सवाल है वारंटी पीरियड में है, तो नचे बता कस्टमर को ये जो सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लेकिन अगर वारंटी खत्म हो चुकी है तो आफ्टर वारंटी पीरियड में जो है ये सर्विसेज, उससे कुछ आप कस्टमर से चार्ज ले सकते हैं, जो कि एक रीजनेबल कॉस्ट पर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। खासकर जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उसके अंदर जो है आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, खासकर जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इनके संबंध, कार हो गई, इनके संबंध में जो है आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब आफ्टर सेल सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं? देखिए गुड्स की जो इंस्टॉलेशन हो गई, या गुड्स की जो रिपेयर है वो हो गई, या गुड्स को जो मेंटेन करना है उससे रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, या जो उसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो उनको आसानी से टाइमली सप्लाई किए जाए, या फिर जो बायर है उसको उस गुड्स को यूज़ करने से रिलेटेड, क्योंकि आजकल बड़े हाई टेक प्रोडक्ट्स आ गए, हाई टेक वॉशिंग मशीन्स आ गए, हाई टेक टीवी आ गए, अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आ गई हैं, उसको बायर किस तरीके से यूज़ करे उससे रिलेटेड भी जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये भी जो है जो आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर आ जाता है। इसके लिए मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश करता है फॉरेन मार्केट्स में, जहाँ पर जो कस्टमर इनकी जो सर्विसेज होती हैं उनका फ़ायदा उठा सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है दैट इज रिकॉर्ड मेंटेनेंस। देखिए रिकॉर्ड मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब इसमें क्या किया जाता है, क्योंकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जिन्हें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए जो उसका जो काम है वो रिकॉर्ड एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट करता है। तो इसलिए हम इस डिपार्टमेंट को दो पार्ट्स में सेक्शन में हम बांट देते हैं। एक होता है स्टैटिस्टिक्स सेक्शन, दूसरा होता है रिकॉर्ड सेक्शन। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स सेक्शन है वो क्या करता है? देखिए जो स्टैटिस्टिक सेक्शन है वो होलसेलर से, रिटेलर से, जो डिफरेंट नेशन में फैले हुए हैं, फॉरेन सेलिंग एजेंट से, कस्टमर से, ये जो पोटेंशियल कस्टमर जो हमारे कस्टमर बन सकते हैं, या सेल्समैन से, उनसे जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसके अलावा वो इन्फॉर्मेशन किस बारे में कलेक्ट करता है? देखिए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है मार्केट इंटरमीडिएट्स के बारे में, यानी कि कौन कौन जो है मार्केट इंटरमीडिएट्स मार्केट में अवेलेबल है, या जो कम्पिटिटिव फर्म है उनकी क्या सेल है, उनका जो परसेंटेज चेंज है मार्केट शेयर में उनका, और उनके जो कंपटीटर है उनका क्या परसेंटेज है। इसके अलावा उनकी सेल का क्या है अमाउंट, या सेल से रिलेटेड कितना परसेंटेज शेयर है उनका, और उनकी जो कम्पिटिटिव फर्म है, उनके प्रतियोगी कंपनियां हैं उनका। ये सारा जो डाटा कलेक्ट करने का काम है ये स्टैटिस्टिक्स सेक्शन का काम है। दूसरा जो सेक्शन आता है दैट इज़ रिकॉर्ड सेक्शन। रिकॉर्ड सेक्शन का काम होता है कि इन डाटा को रिकॉर्ड किया जाए। अब रिकॉर्ड किससे रिलेटेड? जैसे सेल से रिलेटेड रिकॉर्ड हो गया, या मार्केट शेयर कितना है कंपनी का उससे रिलेटेड रिकॉर्ड हो गया कि कंपनी की जो मार्केट शेयर है वो कितनी आ रही है, कितनी जो है वो अपनी क्वांटिटी जो है अपने जो इंटरमीडिएट्स है, इनकी जो मिडिल मैन है उनको डिस्पैच कर रहा है, उनसे कितना जो है मिडिल मैन से, इंटरमीडिएट से एडवांस रिसीव कर रहा है चैनल मेंबर से, ये सारा रिकॉर्ड जो है करना होता है। तो रिकॉर्ड सेक्शन जो है इस डाटा को इस तरीके से रिकॉर्ड करता है, इस तरीके से मैनेज करता है कि जब भी कंपनी डिसीजन लेना चाहे वो आसानी से इन डाटा के बेस पे आसानी से डिसीजन ले सके, जिससे कि कंपनी को कभी भी डिसीजन लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए।
तो ये जो है रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम होता है। तो यहाँ पर जो है हमने सारे जो कंपोनेंट्स है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारे आज के टॉपिक के साथ जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे कंपोनेंट कंप्लीट होते हैं। दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करेगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है या सजेशन है तो उस क्वेरी या सजेशन को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।